मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर का आदेश जारी किया गया है। उन पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली करने का आरोप लगा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। देश की वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। ये मामला लगातार लोगों के बीच सुर्खियां बटोर रहा है। किसने ये आदेश जारी किया? क्यों वित्त मंत्री के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करने का आदेश सामने आया है? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर ये आदेश दिया किसने है। दरअसल बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने 27 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। वित्त मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली की है। 31 मई 2019 को सीतारमण 28वीं वित्त मंत्री बनी। उन्हें लगातार अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान भी मोदी सरकार ने वित्त मंत्रालय का भार सौंपा है। वित्त मंत्री के खिलाफ ये शिकायत जनाधिकार संघर्ष परिषद यानी जेएसपी के आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में दर्ज कराई थी। आदर्श अय्यर ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अय्यर की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। इसी साल अप्रैल महीने में 42वीं एसीएमएम कोर्ट में जनाधिकार संघर्ष परिषद ने याचिका दायर की थी। याचिका में न सिर्फ केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम है, बल्कि ईडी अधिकारियों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं, तत्कालीन भाजपा कर्नाटक अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, बीवाई विजयेंद्र के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करने की बात कही जा रही है। इस शिकायत में कहा गया है कि अप्रैल 2019 से अगस्त 2022 तक बिजनेसमैन अनिल अग्रवाल की फर्म से करीब 230 करोड़ रुपए और अरविंदो फार्मेसी से 49 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए वसूले गए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्कीम असंवैधानिक है। बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। ये स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने एसबीआई और चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि वे इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा पूरा डेटा सार्वजनिक करेंगे। अगर आपको याद हो तो 21 मार्च को ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा सामने आया था, जिसने पूरे देश की राजनीति में एक अलग ही भूचाल मचा दिया था। इससे पता चला था कि 2018 से 2023 तक देश की 771 कंपनियों ने 11,484 करोड़ के बॉन्ड खरीदे थे। ट्रेडिंग कंपनियों ने सबसे ज्यादा 2,955 करोड़ रुपए सियासी दलों को दिए। डेटा सार्वजनिक होने के बाद जुलाई 2024 में भी कॉर्पोरेट्स और राजनीतिक दलों के बीच लेन देन की जांच एसआईटी से करवाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री ने बॉन्ड स्कीम को दोबारा लाने का संकेत दिया था। निर्मला सीतारमण ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में साफ कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फिर से ले आएंगे। इसके लिए पहले बड़े स्तर पर सुझाव लिए जाएंगे। हालांकि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने उनके इस बयान पर कहा था कि अब बीजेपी लोगों को और कितना लूटना चाहती है। इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत 2017 के बजट में उस वक्त वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली ने चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए की थी। उन्होंने ही इसकी पेशकश की थी। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया। ये एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनी हुई ब्रांच में आसानी से मिल जाएगा। इसे खरीदने वाला इस बॉन्ड को अपनी पसंद की पार्टी को डोनेट कर सकता है। बस वो पार्टी इसके लिए एलिजिबल होनी चाहिए। अब आपको बता दें कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। इस पूरी योजना को 2017 में ही चुनौती दी गई, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई। 12 अप्रैल 2019 ये वो तारीख थी जब सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को निर्देश दिया कि वे 30 मई 2019 तक में एक लिफाफे में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को दें। हालांकि कोर्ट ने इस योजना पर रोक नहीं लगाई थी। बाद में दिसंबर 2019 में याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने इस योजना पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दिया। इसमें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया कि किस तरह चुनावी बॉन्ड योजना पर चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक की चिंताओं को केंद्र सरकार ने दरकिनार किया था। अब बात करते हैं कि इस पर विवाद क्यों हो रहा है। 2017 में अरुण जेटली ने इसे पेश करते वक्त दावा किया कि इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। दूसरी ओर इसका विरोध करने वालों का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान जाहिर नहीं की जाती है। इससे ये चुनाव में काले धन के इस्तेमाल का जरिया बन सकता है। कुछ लोगों का आरोप है कि इस स्कीम को बड़े कॉर्पोरेट घरानों को ध्यान में रखकर लाया गया है। इससे ये घराने बिना पहचान उजागर किए
जितनी मर्जी उतना चंदा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने चुनावी बॉन्ड्स के जरिए करीब 6,986 करोड़ रुपए का चंदा हासिल किया था। इस योजना के तहत पार्टी के कुछ मुख्य डोनर्स केंद्रीय जांच एजेंसियों यानी ईडी और सीबीआई की जांच के दायरे में भी हैं। कई ऐसी कंपनियों ने भी राजनीतिक पार्टियों को डोनेशन दिया था जिनकी प्रॉफिट कम थी। ऐसे में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सवाल उठे थे और अब ये मामला यहाँ तक पहुंच चुका है कि देश की वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर कराने तक की नौबत आ गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।